हेलो एंड वेलकम टू कौटिल्य सिविल सर्विसेज। और आज हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आर एस शर्मा जो कवर कर रहे हैं उसके चैप्टर नंबर 12 को कवर करेंगे, जिसका नाम है स्टेट एंड वर्ण सोसाइटी इन एज ऑफ बुद्धा इन्वेजन। यानी कि बुद्ध के काल में जो इन्वेजन हुए हैं उस समय पर हमारा स्टेट और वर्ण किस तरीके का था। यानी कहने का मतलब है सोशल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किस तरीके की थी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 12। देखो, शुरुआत करते हैं कि उस समय की मेटेरियल लाइफ किस तरीके की थी। लोग कितने धनाढ्य थे या कितने गरीब थे, क्या खाते थे क्या पीते थे। तो आप ये समझिए कि इस समय को हम कहते हैं, जैसे बुद्धा फेज भी कह देते हैं, ये बुद्ध काल भी कहलाता है। इसको एक नाम और कहा जाता है NBPW फेज। मतलब क्या है NBPW का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर। यानी ये एक पॉटरी है, ये इतनी विशेष पॉटरी है कि इस पूरे कालखंड को ही हम पॉटरी के नाम से जानने लगे, है ना। जैसे कि हम इस काल को एक बड़े व्यक्ति महात्मा बुद्ध के नाम से बुद्ध काल बोल दिया करते हैं। इसी तरीके से जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में आओगे तो जो 1917 के बाद का काल है, जब महात्मा गांधी भारत में प्रवेश करते हैं तो पूरे काल को हम क्या बोल देते हैं? गांधी युग। तो यानी आप समझ लो कि उस पोट्री की कितनी महत्ता रही होगी कि पूरे के पूरे काल को ही हम NBPW फेज बोलते हैं। देखो इस तरीके की थी ये पोट्री। आप समझिए उस जमाने में इतनी शानदार पोट्री, ये ओरिजिनल पोट्री है उसी समय की, इसको थोड़ा फिनिशिंग और कर दिया गया है नया देखने के लिए। इसमें इतनी फिनिशिंग होती थी, इतना शानदार दिखाई देता था, चमक होती थी। और इसके ऊपर ये आप देखिए डिजाइन किस तरीके का है। तो ये है नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर। तो आर्कियोलॉजिकली देखा गया कि जो 6th सेंचुरी BC है, यानी कि वही महात्मा बुद्ध के जन्म का काल जो है, वहां पर NBPW फेज शुरू हो रहा है गैंगेटिक फेज में। यानी गंगा का जो प्लेन है वहां पर ये पॉटरी पाई जा रही है, और इतनी शानदार पॉटरी है जैसा आपने पिक्चर में देखा। और इसके अलावा क्या है यहाँ खास बात, यहाँ पर बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है, जो कि आप हड़प्पा सभ्यता में जो आपने देखा था फोटो, कि हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें इस्तेमाल की जा रही थी, बर्न्ट ब्रिक्स, पकी हुई ईंटें, है ना। रिंग बेल्स, कुएं ऐसे थे, कच्चे कुएं नहीं, वो बाकायदा एक मजबूत कुएं, रिंग वेल बोला जाता है उनको। ये 3rd सेंचुरी BC के आसपास आपको दिखने लगेगा। बर्न्ट ब्रिक्स यानी मजबूत घर बनेंगे, ऑब्वियसली बात है, जब पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो घर बन रहे हैं उसके। और 3rd सेंचुरी BC के आसपास फिर इसका आपको घर भी दिखाई देने लगते हैं। इस पूरे काल को क्या कहा जाता है कि इस समय पर सेकंड अर्बनाइजेशन भारत में शुरू हुआ। फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ था? हड़प्पा काल में। हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता कब खत्म हो गई थी? 1500 BC में। लेकिन फिर उसके बाद सीधे जो सेकंड अर्बनाइजेशन दिखाई देता है वो दिखता है हमें 500 BC के आसपास। इसके बीच का जो 1000 वर्ष है, वहां पर हमें एक भी शहर अभी तक नहीं दिखाई दिया। यानी कि पूरी की पूरी जो सभ्यता थी वो हमारी ग्रामीण सभ्यता थी, जैसा हमने वैदिक सोसाइटी में देखा ही कि वो पूरी ग्राम आधारित सभ्यता थी। अब जाके शहर दिखाई देने शुरू हुए हैं। कुछ पाली ग्रंथ हैं, वो कहते हैं कि 7 मंजिला घर भी थे उस समय पर, हालांकि अभी तक उनको नहीं पाया जा सका है, वो केवल ग्रंथ में ही पढ़े गए हैं। वास्तव में थे या नहीं पता नहीं। लकड़ी का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाने लगा है, पटना के कुछ बिल्डिंग्स में ऐसा दिखाई देता है। और ये मौर्यों के आने से पहले की कहानी लगती है कि इस समय पर जो है ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है घर बनाने में, लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और जो व्यापारी वर्ग है वो अपने आप को गिल्ड में बना लेता है। गिल्ड क्या होता है? गिल्ड मतलब एक जैसे व्यापारी, उनका एक संगठन, जैसे आज भी होता है कि अखिल भारतीय स्वर्णकार संगठन, जितने भी गोल्ड स्मिथ हैं, जितने भी सोनार हैं, उनका एक पूरे देश का संगठन है, क्षेत्र का संगठन है। ऐसे ही हर तरह के व्यापार का एक अलग संगठन था। जैसे कोई लोहार है तो लोहारों का संगठन था अलग, है ना। गोल्ड स्मिथ है तो उसका गोल्ड स्मिथ का संगठन था। तो इस तरीके के 18 गिल्ड के बारे में पता लगता है कि 18 गिल्ड थे, और सब के सब वो आनुवंशिक ही थे। ध्यान रखना कि बाप से बेटे तक वो ट्रांसफर हो रहा था, है ना। और 18 गिल्ड के बारे में कागजों में लिखा दिखता है, हमें ग्रंथों में लिखा दिखता है, लेकिन जो जानकारी मिलती है वो सिर्फ 4-5 ही की अभी तक मिल पाई।
और वाराणसी के अंदर एक मर्चेंट स्ट्रीट थी, पूरी पूरी गली आप कह सकते हैं, पूरा मोहल्ला जो है वो मर्चेंट का ही था, यानी कि जो ट्रेडर्स थे वही लोग रहते थे वहाँ। इसी तरीके से एक जगह है वैशाली में, सद्दलपुत्र करके जगह थी। वैशाली जो महाजनपद था, वहां पर सद्दलपुत्र एक जगह थी। वहां बताया जाता है कि 500 कुंभकार, कुम्हार जिन्हें बोलते हैं हम, 500 पॉटर वहां रहते थे, है ना। और जो ये व्यापार था, ये व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे लगातार, पूरा का पूरा देश कवर कर रहे थे, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, मथुरा से होते हुए साउथ वेस्ट, उज्जैन, गुजरात, सब जगह व्यापार फैल रहा था। अच्छा, मनी की शुरुआत हो चुकी थी। ट्रेड कब होगा? जब मनी होगा। बार्टर सिस्टम में कभी भी ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं फैल पाएगा। अगर लंबी दूरी तक ट्रेड हो रहा है तो इसका मतलब है कि करेंसी का इस्तेमाल हो रहा था, मनी का इस्तेमाल हो रहा था। जैसे पहले के समय पर निष्क और सतमण नाम के कॉइन थे, जो हमें वैदिक टेक्स्ट में दिखाई देते हैं, निष्क और सतमन। इस समय पर क्या हुआ है कि ये जो कॉइन है निष्क और शतमन, ये एक प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट बन गए हैं, यानी कि जो सिक्के हैं ये प्रेस्टीज की वस्तु हो चुकी है, मतलब एक जिनके पास ये है तो वो समाज में सम्माननीय है। अभी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज बार्टर सिस्टम भी चालू था, और कैटल का भी इस्तेमाल हो रहा था मीडियम ऑफ करेंसी के रूप में, यानी कि आप अगर अनाज नहीं दे सकते तो आप पशु दीजिए, करेंसी नहीं दे सकते तो आप पशु दीजिए, इस तरीके का व्यापार भी चल रहा था। सबसे पुराने कॉइन जो पता लगते हैं वो बुद्ध काल में पता लगते हैं, जो पंच मार्क्ड कॉइन थे, और ज्यादातर वो सिल्वर के थे और कुछ उनमें कॉपर के भी थे। और जो पाली टेक्स्ट है वो क्या बताती है कि बहुत ज्यादा मनी का इस्तेमाल हो रहा था, और किसी को तनख्वाह देनी है तो कॉइन के थ्रू ही दी जा रही थी, है ना, मनी के थ्रू ही दी जा रही थी। अगर राइटिंग की बात करें तो ये माना जाता है कि सबसे पहले जो लिखने की शुरुआत हुई वो अशोक के 200 वर्ष पहले से शुरू हुई है लगभग। और ये लिखने की जरूरत थी, क्योंकि ट्रेड और टैक्स कलेक्शन इन सब का लेखा जोखा कैसे रखोगे आप? इतनी बड़ी बड़ी आर्मी रख रहे हो, इनका लेखा जोखा कहीं तो रखोगे। तो यानी लिखने की कोई ना कोई पद्धति थी, और वो अशोक के लगभग 200 वर्ष पहले हमने लिखना शुरू किया। इसी समय का एक ग्रंथ है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र क्या है? शुल्ब सूत्र है, मतलब ये एक गणित का ग्रंथ है, जिनमें मुख्यतः मेजरमेंट की बात की गई है, यानी चीजों के मापने की। और तो यानी इस समय पर हमने इन चीजों में भी महारत हासिल कर ली थी, कि आपको जमीन मापनी है, किसी का घर मापना है, तो वो पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाता था। तभी तो शुल्ब सूत्र ग्रंथ का उदय हुआ, क्योंकि मापने की जरूरत पड़ रही थी, है ना। फिर रूरल सेटलमेंट की बात करें तो जो एनबीपीडब्ल्यू फेज है कौशाम्बी में, वहां पर आयरन टूल पाए गए हैं, बहुत सारी कुल्हाड़ियां पाई गई हैं, रेजर, नेल, ये सब पाए गए हैं ना। और अगर रूरल सेटलमेंट की बात करें तो 3 तरह के गांवों की बात करता है पाली टैक्स। पहले जो विलेज हैं वो क्या है, जहां पर कि कई जातियों के लोग रह रहे हैं, है ना, और उनका एक राजा है जिसका नाम है भोजक। तो सबसे पहले, सबसे सिंपल तरीके के गांव, जहाँ एक गांव में कई सारी जातियां रह रही हैं, उनका एक राजा है, जिनको कहा जाता है जिन्हें आज प्रधान कह देते हैं, उनको भोजक कहा जा रहा है। एक और तरीके के गांव हैं जिनको सब अर्बन विलेज कहा जाता है, यानी कि थोड़े से शहरी, थोड़े से अ, ग्रामीण। और वो क्या है, बेसिकली क्राफ्ट विलेज है यहाँ, यानी वहां पर कोई व्यापार करने वाला वर्ग रहता है ना, कुम्हार रहा होगा, गोल्ड स्मिथ रहा होगा, तो इस तरीके के, यानी जहाँ व्यापार हो रहा है जिन गांवों में, वो सब अर्बन विलेज। एक तीसरे तरीके के विलेज है जो बॉर्डर विलेज है, जो बिल्कुल आउटर में है, यानी बिल्कुल कोने में। जो पहले तरीके के थोड़े अंदर, उसके थोड़ा बाहर चली जाएंगे आप तो और दूसरे तरीके के विलेज, ये बिल्कुल आउटर वाले हैं। यानी अगर थोड़ा इससे आगे बढ़ो तो आपको जंगल मिलेंगे, तो बिल्कुल जो जंगल के किनारे बसे हुए गांव है वो तीसरे तरीके के गांव हैं। टैक्स की बात करें तो जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उनको अपने प्रोड्यूस का 1/6
डायरेक्ट राजा तक पहुंचाना होता था, तो राजा ने अपने रॉयल एजेंट नियुक्त किए हुए थे। बीच में कोई किसी तरीके का जमींदार नहीं था, अभी तक जमींदारी सिस्टम नहीं आया है। और राजा के वो जो एजेंट थे, सरकारी नौकर, उनको टैक्स दिया जाता था 1/6 अपनी प्रोड्यूस का, वो सीधा राजा तक पहुंचता था। पाली भाषा में एक शब्द है गृहपति। कौन है ये गृहपति? गृहपति किसान है, लेकिन वो किसान जो काफी रिच हैं, और ये ज्यादातर जो है वो वैश्य कम्युनिटी से आते थे, है ना, गृहपति। और भोजक आपको याद रहेगा, भोजक कौन है? जो गांव का मुखिया है। गृहपति कौन है? वो भी गांव का मुखिया है, किसान है, मुखिया नहीं, किसान है। लेकिन वो अमीर किसान है, सामान्य किसान नहीं है गृहपति। फिर एक टर्म आता है शाली। देखो ये टर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए कराए जा रहे हैं, बार बार पूछे गए हैं। आप कोई भी पेपर उठाओ, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म है एक शाली। शाली किसके लिए इस्तेमाल किया गया? पाली और प्राकृत और संस्कृत तीनों भाषाओं में ये शब्द आपको मिलेगा। इसका मतलब है ट्रांसप्लांटेशन, यानी किसी चीज को रोपना। इससे क्या पता लगता है कि यानी ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया था। किस चीज का ट्रांसप्लांटेशन शुरू हुआ था जी? धान का। कई तरीके के चावल उस समय पर पाए जाते थे, है ना। तो ये माना जाता है कि बुद्ध के समय पर ही हमने पैडी ट्रांसप्लांटेशन सीखा था, है ना। तो पैडी ट्रांसप्लांटेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारी फसलें उगाई जा रही थी, दालें उगाई जा रही थी, मिलेट, बार्ले, कॉटन, शुगर केन, ये सब उगाया जा रहा था। फिर आती है बात एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल थे, क्या नाम था उनको? महामात्रा बोलते थे। महामात्र जो कई तरह के काम करते थे, वो मिनिस्टर भी होते थे, उनमें से कई बार कमांडर भी बना दिए जाते थे, सेना नायक, जज, चीफ अकाउंटेंट, वो कई तरीके के काम किया करते थे। फिर एक अधिकारी होते थे आयुक्त। कौन होते थे आयुक्त? ये अ, वो होते थे जो कि अ, आयुक्त मतलब कई तरीके के काम किया करते थे, है ना। और अलग अलग स्टेट्स में इनका जो काम था वो अलग अलग किस्म का था। आयुक्त भी एक स्टेट लेवल के ऑफिसर थे, आप ऐसा समझिए। फिर विलेज हेडमैन की बात करें तो ये अलग अलग नाम से जाने जाते थे। जैसे मगध में वर्षाकर, और मगध में ये मगध में हो गए। और ये दीर्घ चारायण, ये कौशल में थे। ये गलत लिखा हुआ है, कौशल में इनको दीर्घ चारायण कहा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट होते थे विलेज हेडमैन भी। और जो ब्राह्मण और सेठी, सेठी मतलब व्यापारी वर्ग था, इनको जनरली एक गांव के रेवेन्यू के रूप में ग्रांट दिया जाता था। अगर इनको कुछ भेंट करना है, तो वो गांव के रेवेन्यू के रूप में एक गांव नियुक्त कर दिया, उसका जो भी रेवेन्यू आएगा वो उनको दे दिया जाएगा। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनके पास नहीं थी उस गांव की, केवल जो रेवेन्यू उस गांव से आएगा वो इनको दिया जाएगा। फिर एक टर्म आपने सुना होगा ग्रामीणी। कौन है ये ग्रामीणी? ग्रामीणी भी एक्चुअल में एक गांव के प्रधान के जैसे हैं, वो भी गांव के हेडमैन हैं। पहले ये लोग क्या होते थे? अपनी ट्राइब के मुखिया होते थे। छोटी छोटी ट्राइब थी, उनके मुखिया थे, वो कहलाते थे ग्रामीणी, है ना। वही आगे चल के, क्योंकि अब ट्राइबल कम्युनिटी तो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, ट्राइब की जो इस समय पर जो पहचान थी वो खत्म होती जा रही थी, लेकिन पोस्ट अभी भी बरकरार थी, लेकिन काम बदलते जा रहे थे। अब वो विलेज हेडमैन हो गए थे, वो ट्राइबल हेडमैन की बजाय वो विलेज हेडमैन हो गए थे ग्रामीणी। मौर्यों से पहले के समय की बात है। और विलेज हेडमैन को अलग अलग नाम से जाना गया, ग्राम भोजक, ग्रामणी, है ना। श्रीलंका में आज तक भी ग्रामीणी ही कहा जाता है। आर्मी की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी आर्मी मेंटेन की जा रही थी। हालांकि रथों का इंपॉर्टेंस अब खत्म हो गया था। जो आर्यों की एक बड़ी खोज मानी जाती थी रथ, वो अब धीरे धीरे उनका इम्पोर्टेंस खत्म होता जा रहा था। और मगध की बात करें तो उनके पास बहुत सारे हाथी थे, कहा जाता है लगभग 4,000 हाथी थे उसकी सेना में। तो इसीलिए जो अलेक्जेंडर की सेना थी वो डर गई थी। और जो फिजिकल सिस्टम था वो फर्म बेस्ड था, है ना। क्षत्रिय और ब्राह्मणों को कोई भी टैक्स नहीं देना होता था, बाकी वैश्य या फिर कहें गृहपति को टैक्स देना होता था। और बलि की एक प्रथा थी। बलि मतलब आपको कुछ न कुछ अपना उपहार के स्वरूप में राजा को देना होगा। ये वैदिक टाइम्स में था, और ये अभी तक भी चलता चला आ रहा था, और अब इसको कंपलसरी बना दिया गया था। पहले ये वॉलंटरी था, है ना। तो अब बलि प्रथा जो है वो कंपलसरी थी, आपको कुछ न कुछ जरूर देना होगा अपने राजा को। अ, अपने क्रॉप में से कुछ बचता है रेवेन्यू, तो वो देना होगा, इस तरीके का टैक्स के अलावा।
और कुछ ऑफिसर थे बलि साधक, इनको कहा जाता था, ये इसको कलेक्ट करते थे बलि को। और ये पेमेंट आपका कैश और काइंड दोनों में होता था। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पेडी पेडी में यानी धान भी आपको पेमेंट के तौर पर मिलता था। और फोर्स्ड वर्क करना पड़ता था कई बार पेमेंट के रूप में आपको। फिर एक अधिकारी थे शौल्किका या फिर शुल्काध्यक्ष। वो क्या थे, वो टोल कलेक्ट करते थे ना। और जो पुरानी सभाएं थी, सभा और समिति दो होती थी वैदिक काल में, वो उनकी जगह अब ले ली थी परिषद ने। और इन परिषद में एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण ही होते थे, क्योंकि अब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब सभा और समितियों में ज्यादा लोगों को नहीं रखा जा सकता, इसलिए अ, इनको बहुत ही एक्सक्लूसिव बना दिया गया कुछ ही लोगों के लिए। फिर कुछ रिपब्लिक्स की भी बात आती है कि जब ये मोनार्की चल रही है उसी समय पर कुछ रिपब्लिक भी पैदा हुए, छोटे छोटे रिपब्लिक हालांकि, लेकिन वो थे। जैसे इंडस बेसिन में थे, हिमालय के फुट हिल में थे, ईस्टर्न यूपी और बिहार में, है ना। और यहाँ पर क्या होता था कि जो पावर है वो एक राजा के हाथ में नहीं है, अकेले राजा के हाथ में नहीं है, बहुत सारे राजा हैं छोटे छोटे, जिनको ओलिगार्की कहा जाता है। इसी तरीके की जो व्यवस्था होती है वो ओलिगार्की होती है। एक होती है मोनार्की जहाँ एक राजा है इकलौता, वही है सर्वे सर्वा। ओलिगार्की में क्या, बहुत सारे राजा हैं, एक नहीं, है ना। अब जैसे उदाहरण है शाक्य और लिच्छवी। तो यहाँ पे क्या था, व्यवस्था क्या थी, एक राजा होगा, एक उपराजा होगा, एक सेनापति होगा, एक भंडगारिका होगा, यानी जिसका काम होगा ट्रेजरर का, है ना, भंडगारिका। तो ये व्यवस्था थी। ये दोनों क्या थे, रिपब्लिक ही तो थे। तो मोनार्की में क्या होता है, तो राजा ही है, अपने पूरे क्षेत्र में से जो भी रेवेन्यू आएगा वो राजा का होगा। लेकिन रिपब्लिक में क्या होगा, वो सबका होगा, जितने भी मान के चलो एक ये रिपब्लिक है और इसमें छोटे 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 100 राजा है ना। तो वो जो आप किसानों से लोगे जो भी रेवेन्यू, वो 100 के 100 राजाओं में बटेगा, है ना। जैसे लिच्छवी राजाओं का कहा जाता है कि 7,707 राजा थे लिच्छवी गणराज्य में, है ना। सबका अपना अपना स्टोर हाउस, है ना, अनाज को भंडार करने का। सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी आर्मी थी, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं थी, है ना। लेकिन मोनार्की में क्या होता है, एक जो इकलौता राजा है वो उसकी अपनी आर्मी होती है, बाकी किसी को इजाजत नहीं होती। मौर्य पीरियड में क्या हुआ कि रिपब्लिक सिस्टम बिल्कुल बहुत हल्का पड़ गया, मौर्यों के आने के बाद ये बिल्कुल खत्म जैसा हो गया। और इसी समय पर नए सोशल ऑर्डर बने, नए कानून बनने लगे, है ना, जिनको धर्मसूत्र कहा गया, धर्मशास्त्र कहा गया, है ना। इंडियन लीगल और जुडिशियल सिस्टम इसी समय पर बनना शुरू हुआ, है ना। चार नई क्लास अब पूरी तरीके से स्थापित हो चुकी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और धर्मसूत्र जो थे, इन्होंने हर वर्ण की अपनी अपनी ड्यूटी बताई। एक तरीके का कानून बन गया था वो, कि ब्राह्मण को ये फॉलो करना है, क्षत्रिय को ये फॉलो करना है, वैश्य को ये फॉलो करना है, शूद्र को ये फॉलो करना है ना। और सिविल और क्रिमिनल लॉ भी इस समय पर बनाए गए। यानी कि अगर ब्राह्मण ने कोई अपराध किया है तो कितनी सजा मिलेगी, क्षत्रिय ने किया है तो कितनी मिलेगी, वैश्य, ये सब कानून ये पूरे ये धर्मसूत्र में लिखे गए। यानी उस समय का संविधान था ये, ऐसा मान भी सकते हैं। और जो पनिशमेंट था वो बड़े हार्श पनिशमेंट थे, जीभ काट दी जाती थी, है ना। मृत्यु दंड तक का भी कई जगह उल्लेख मिलता है आपको, है ना। बहुत ही अ, खतरनाक किस्म की इस समय पर पनिशमेंट थी। और ये रिवेंज थी, मतलब जिस लेवल का अपराध होगा उसी लेवल का दंड दिया जाएगा। जो पाली टेक्स्ट है वहां पर 10 तरीके के क्राफ्ट का जिक्र है ना। और उन कामों को करने वाले जो कास्ट है उनको चांडाल कहा गया है। यानी 10 प्रकार के लोग हैं जिनको चांडाल कहा गया। और इनको हीन वर्ण कहा गया, हीन वर्ण, है ना। और शूद्र जो थे, इनके लिए उपनयन संस्कार होता है एक, वो जो है इनके लिए लागू नहीं होता था। बाकी तीनों कास्ट के लिए उपनयन संस्कार अलाउड था, लेकिन शूद्रों के लिए नहीं था। ये भी माना जाता है कि बुद्ध धर्म और जैन धर्म ये जाति व्यवस्था पर कोई खास प्रहार नहीं कर पाए, है ना। जाति यानी कि जो शूद्रों की जो स्थिति थी उसमें कोई बिल्कुल सुधार जैसी कोई अंश नहीं दिखाई देता है कहीं भी कि ये बुद्ध और जैन धर्म कुछ सुधार कर पाए। एक जगह ऐसा मिलता है कि जो बुद्ध हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों की अलग अलग असेंबली में गए थे, लेकिन शूद्रों की असेंबली में जाने का कोई भी प्रमाण उनका नहीं मिलता है। तो इससे पता लगता है कि ये धर्म भी, हालांकि ये इनका बेसिस बनने के पीछे यही था कि उस समय पर जो कुरीतियां आ गई थी,
पुराने धर्म में, उनको दूर करना था, लेकिन खास इम्पैक्ट नहीं हो पाया। तो ये था। अब इस चैप्टर की पूरी कहानी, इसको कंक्लूड करते हैं। देखो इस पूरे समय पर क्या हो रहा है, इस समय पर नई नई चीजें हो रही हैं, इंडियन पॉलिटी डेवलप हो रही है, कानून व्यवस्था बन रही है ना, नई इकोनॉमी पैदा हो रही है, शहर बन रहे हैं ना, नई अ, व्यापार करने वाली जातियां डेवलप हो रही हैं, है ना, और गिल्ड बन रहे हैं, नई सोसाइटी बन रही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसके अलावा भी और जैसे चांडाल के बारे में अभी हमने देखा, तो बहुत सारा चेंजेस इस समय पर हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है इंडियन हिस्ट्री का। और एग्रीकल्चर की बात करें तो आयरन टूल का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। आयरन टूल की वजह से ही इतनी जमीन उपजाऊ हुई है कि लोग अपना तो खाने का उगा ही रहे हैं, साथ ही बेचने का भी काम उससे हो पा रहा है। पेडी ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया है, इतना इंपॉर्टेंट फेज है, आप समझिए। और बाकी वर्णा ऑर्डर के बारे में तो बताया ही गया। तो ये था इस चैप्टर की पूरा जो क्रक्स है, और सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज हमने इसमें पूरी कवर की है। उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।